हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मिश्रा, एजुकेटर ऑफ फिजिक्स, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में यूनिट के बारे में डिटेल्ड स्टडी की थी, यूनिट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी हमें यूनिट को डिस्कवर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी बात की थी कि इस यूनिट चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे टॉपिक्स को भी हमने डिस्कस किया था। हमने एसआई सिस्टम में देखा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिनको हमारा एसआई सिस्टम एक्सेप्ट करता है, जिसको पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो देखिएगा, हमने यूनिट सिस्टम जब डिस्कस किया था, यूनिट सिस्टम में अपन ने देखा था क्या था, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो देखिएगा, एसआई सिस्टम क्या होता है अपना यूनिट मेजरमेंट का, ऐसा सिस्टम जिसको पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता हो, पूरा वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट किया हो। जैसे हमने बताया था, इसमें 7 होते हैं एसआई सिस्टम में, 7 यूनिट्स होती हैं। लेंथ, मास, क्या बताया था हमने, जिसमें अपन लेंथ को मीटर से शो करते हैं, मास को किलोग्राम से, टेम्परेचर को केल्विन से और करंट को एम्पियर से और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से अपन एक्सप्रेस करते थे। टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? 7। तो हमने 6 का लिख लिया, अभी एक बचा हुआ है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्या हो गया अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सभी क्वांटिटीज़ को अपन क्या बोलते थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिएगा, इन चारों में से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो अपना ये हो जाता है कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं। देखिए, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या हैं कि फिक्स्ड हैं कि हाँ इतनी है, इसके ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो अपने पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसको अपन एसआई सिस्टम में देखते हैं। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, टेम्परेचर, मोल, कैंडेला एंड एम्पियर। तो इतनी अपने पास क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब बात की जाए और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें, तो देखिएगा, गौर से देखना, जो अपना एमकेएस सिस्टम है उस पर भी सेकेंड होता है टाइम, सीजीएस में भी टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एफपीएस में भी टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं और एसआई सिस्टम में भी टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, इन चारों पे ऐसी कौन सी यूनिट है जो कॉमन है, जो हर जगह सेकेंड से ही रिप्रेजेंट हो रही है? क्या? टाइम। तो ये एक क्वेश्चन अपना बनता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो चारों यूनिट सिस्टम में सेम होती है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी? यूनिट्स की। अब एक पॉइंट और निकल के आता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो अपना डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उन्हीं से कभी कभी एक आध क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो देखिएगा, इन सारी चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ताकि हम एक भी क्वेश्चंस को मिस ना कर पाएँ। तो आना आप लोग एक बार फिर से अपन चलते हैं यूनिट की ओर। तो देखिएगा, सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस की स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको अपन देखेंगे। पहला क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर की बात की जाए तो वो क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोन की बात की जाए तो क्या होता है?
10 की पावर -6 मीटर। और 1 नैनोमीटर की बात की जाए, नैनोमीटर की, तो वो इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के। और 1 एंगस्ट्रॉम की बात की जाए, एंगस्ट्रॉम की, तो वह होता है 10 की पावर -10 मीटर। और 1 पिकोमीटर की बात की जाए, पिकोमीटर की, तो क्या होता है 10 की पावर -12 मीटर। और 1 फर्मी की बात की जाए, फर्मी की, तो क्या होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो देखिएगा ये कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की, लेंथ की, स्मॉल से स्मॉल यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। क्यों होता है, अपने को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इधर हम सेंटीमीटर को निकालेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा नीचे और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। इसी प्रकार से इन सभी वैल्यूज को अपन को याद करना होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो ये सभी चीज़ें अपने को जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में इसको सेव कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप कभी इसको भूल ना पाएँ। तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर अपन बात करें बिगर यूनिट की, सम लार्ज या फिर बिगर, सम लार्जर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की लार्जर यूनिट की बात की जाए तो क्या होता है, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है भाई, अब देख के लग रहा हो कि ये किसी साल की बात हो रही है, इट मीन्स टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम की यूनिट नहीं है, जबकि यह क्या है, एक डिस्टेंस है। तो अब डिस्टेंस की अपन बात करते हैं 1 लाइट ईयर है क्या। तो देखिएगा 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट, सनलाइट एक वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो क्या होती है हमारा 1 लाइट ईयर, एक साल में वैक्यूम के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो देखिएगा 1 लाइट ईयर क्या होता है, इसकी वैल्यू लगभग 10 की पावर 15 की होती है, 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। और इसके प्रीफिक्स की बात किया जाए तो लगभग 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये होती है अपना 1 लाइट ईयर की वैल्यू। और डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, अगर उसकी बात किया जाए, अगर दिमाग में आपके ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमने छोटी से छोटी यूनिट्स को देखा कि एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी, ये सब तो छोटी यूनिट है, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या हो सकती है डिस्टेंस की, तो वो क्या होती है, पारसेक। क्या होती है, पारसेक। इसको क्या बोलते हैं अपन, कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो एक पारसेक किसके इक्वल होता है, 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर। क्या होता है, 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर। तो जो अपना पारसेक है किसके इक्वल होता है, 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर। तो ये अपनी सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी किसकी, डिस्टेंस की। अब थर्ड अपन बात करते हैं, पारसेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, और कौन सी लार्जर यूनिट होंगी, तो क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको अपन यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 10 की पावर 11 मीटर के ऑर्डर की होती हैं। तो ये हमारी कुछ बिगेस्ट यूनिट हैं किसकी, डिस्टेंस की। अब यूनिट का काम यहाँ से समाप्त हो जाता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए क्या है इसमें, तो ये वाला क्या है अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। 1 पारसेक किसके इक्वल होगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको अपन एक बार अपने माइंड में सेव कर लेते हैं।
अब यूनिट का काम यहाँ से समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है डायमेंशन। अब ये क्या बला है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमने यूनिट्स को पढ़ लिया किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, अब ये कौन सा बवंडर है जो आप नया लेकर आ गए हैं, इसका क्या काम है डायमेंशन का? तो ये डायमेंशन मैथ वाला डायमेंशन नहीं है कि 2D 3D 4D। ये क्या है? ये फिजिक्स का डायमेंशन है। कि डायमेंशन क्या है? या फिजिक्स का एक क्वांटिटी है, फिजिक्स की एक क्वांटिटी है जिससे अपन क्या देखते हैं कि कोई डेराइव्ड क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से कितना मदद लेके बनी हुई है, यानी कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हुई है। ये डायमेंशन अपना दूसरा है। देखने में तो देखने में तो बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आइए इसको देखते हैं कितने आसान तरीके से समझते हैं, बड़ी आसानी तरीके से। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए डायमेंशन क्या है। इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ derived physical quantity. It is the power of fundamental unit of derived physical quantity. तो ये सब चक्करों में अपने को नहीं पढ़ना है, ये जो बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा है केवल इसको एक बार देख लेना है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या होता है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उन पे हम कितना पावर रेस कर दें कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी है हमको पता चले कि इतने पावर से मिलके बनी हुई है क्या डेराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो क्या होगा, कोई डेराइव्ड क्वांटिटी है, आपको पता है डेराइव्ड क्वांटिटी दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज करके फॉर्म होती है। जैसा आपने देखा था क्या, स्पीड किससे मिलके बनी हुई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, और टाइम अपना एक क्या है, टाइम है। तो देखिएगा यहाँ पर ये लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरा टाइम क्या है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बनी, हमारी स्पीड बनी। तो यही जानने के लिए एक फार्मूलेशन किया गया कि कितने क्वांटिटी से मिलकर अपना डेराइव्ड क्वांटिटी बनी है, उसको सिंपल वे में अपन कैसे जाने, किसी एक फार्मूला के माध्यम से। तो क्या किया उन्होंने, ये दिया कि लेंथ को अपन L से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को K या फिर थीटा से, करंट को I या फिर A से, और लुमिनस इंटेंसिटी को CD से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से शो करेंगे। और इन्हीं सातों चीज़ों का अपन क्या करेंगे, एक फार्मूला के तौर पे फॉर्मेट बना के यूज करेंगे, ताकि हम उसको देखते ही आसानी से क्या बता दें कि ये जो क्वांटिटी है कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। तो देखिएगा, इसको समझने का आसान तरीका है क्या है कि हम जैसे हमने बोला स्पीड हमने बोला, तो आपके मन में आया क्या, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ से लेंथ को हम किससे शो करते हैं, L से, L दिखा दिए। टाइम क्या है, टाइम को T से शो करते हैं, तो नीचे T कर दिए। अब जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है उसका यूज ही यही है कि हम इन्हीं LT MLT इस सब चीज़ों का यूज करके क्या करें, एक फार्मूला के तौर पे लिखें, ताकि हम देखते ही ये बता दें कि जो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है, जो डेराइव्ड यूनिट है, वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, L ऊपर है ही, T को ऊपर ले जाएंगे, इसके क्या हो जाएगा, पावर -1, और इसी को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। खत्म, छुट्टी। समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आया कहाँ से हुआ ये। अब आगे देखते हैं, इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज P बराबर ये। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, ऐसा एक्सप्रेशन जो डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में क्या दे, रिलेशन दे। अब बात आती है कि ये क्या बात हुई,
जैसे हमने बोला था स्पीड जो मिल के बनी है डिस्टेंस और टाइम से, तो अब टाइम और डिस्टेंस ये दोनों क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर इनका हम बात करें तो जो हमारा डिराइव्ड है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर स्पीड बना हुआ है। तो स्पीड में क्या होता है, लेंथ भी है टाइम भी है, तो मतलब दो क्वांटिटी से मिलकर बना, तो वो रिलेशन देगा अपना क्या कि कितने क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सिंपल भाषा में समझें तो डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बोले तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमको रिलेशन देता है डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो अब बात की जाए इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने बता दिया था पहले ही कि लेंथ को L से, मास को M से, टेम्परेचर को केल्विन या K से या फिर थीटा से और टाइम को T से हम डिनोट करते हैं। तो कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए ये कोई क्या है, क्वांटिटी है। अब उसका अपने को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले जो भी हम फार्मूला लिखते समय लेटर का यूज करेंगे उसके अगल बगल अपन क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यह एक कंपलसरी है कि जो हम फार्मूला को लिखेंगे उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि यह अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो पार्टिकुलर क्वांटिटी है वह किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, M L T K और जितने साथ हैं, हम सातों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को देखते हुए हमारे यूज का M होता है L T और K या फिर कभी कभी A आ जाता है यानी एम्पियर, यानी 4 5 ये 5 हमारे लिए ज़रूरी हैं। और जो कैंडला है और मोल है इसका अपने को यूज नहीं पड़ता। मोल का यूज कहाँ है, अपना केमिस्ट्री में है। कैंडला ऑप्टिक्स में कहीं कभी कदार एकाध बन जाता है फार्मूला, बाकी हमें इन 4 का ही क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, अब अपन इसको देख लेते हैं कैसे यूज करना है भाई, फार्मूला का कैसे यूज करना है। तो देखिएगा कोई अपने पास क्वांटिटी है, तो पहले अपन स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे M फिर L फिर T फिर K फिर A। और जनरली बात की जाए तो ये 3 का यूज मैक्सिमम 90% केसेस में इन तीनों का यूज है। ये दोनों भी यूजलेस ही साबित होती हैं। ये अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलता है और के कहाँ आता है, थर्मोडाइनेमिक्स या फिर जो हीट वाली हमारी फिजिक्स है उस पे अपन इसको डोनेट करते हैं। बाकी अपने मैकेनिक्स में केवल इन 3 का यूज है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MLT। अब ये x y z जो इसके पावर में है यह क्या है, यही पावर क्या है, डायमेंशनल फार्मूला किसी क्वांटिटी का है, क्या है, कितने डायमेंशन से मिलके अपना जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फाइंड हुई है। तो x y z आर डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है M है L है T है उसका डायमेंशन क्या है, क्या वही क्या है, x y z रेस्पेक्टिवली, यानी x M का डायमेंशन है, y L का डायमेंशन है और z T का डायमेंशन है। तो अभी तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकल व्यू से आपको दिखाता हूँ, खुद सॉल्व करके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे अपन ने बताया था कि L का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, लेंथ का डायमेंशन L होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप लेंथ को आप डायमेंशनल फार्मूला में लिखिए, लेंथ को डायमेंशन फार्मूला में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और अंदर क्या लिख देंगे, L। ये क्या हो गया, अपना लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और जनरली अपन क्या लिखते हैं, M0 L की पावर 1 T0, यानी जीरो क्या हुआ, किसी भी क्वांटिटी के पावर में अगर जीरो होता है तो वह क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमारे पास M और T नहीं है, फिर भी हमने जीरो लगा दिया, देखने में अपने को क्या हो गया, अच्छा लगने लगा। तो अब लेंथ हो गया। अब आपसे कोई पूछे वेलोसिटी का लिखिए डायमेंशनल फार्मूला, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट इसका भी होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ को क्या लिखेंगे आप, L से, टाइम को T से। अब यहीं आप ब्रैकेट में डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, M नहीं है तो M0, L 1 है तो m की पावर 1 और T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा ये वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आया, क्या आया, m0 L T की पावर -1। तो इसी आसान तरीके से अपन हर एक क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्पीड, आप स्पीड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको यह पहले ही बता दिया कि आप कैसे निकालेंगे। एक बार इसमें भी देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पर L है, बाकी सब 0 है। नीचे टाइम में 1 है, बाकी सब 0 है। तो स्टेप थर्ड में अपने क्या देखा कि m0 और T ये 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, L1 था। तो ये अपना क्या हो गई, स्पीड का डायमेंशन। अब बात करते हैं डिटरमाइन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखिए कोई भी आपके पास क्वांटिटी हो, अगर आप उसको डिस्टेंस या फिर लेंथ से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो जो भी क्वांटिटी होगी क्या बन जाएगी, उसका ग्रेडियंट बन जाएगा। जैसे आपके पास टेम्परेचर को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वह टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है। आप वोल्टेज को डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है, वोल्टेज ग्रेडियंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का कैसे अपना डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा, तो देखिए यहाँ से ऊपर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम K से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, m0 L0 T0 K की पावर 1, और नीचे क्या है, डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, m0 L T0। तो ये अपना क्या बन गया है कि टेम्परेचर का K होता है और L का हो जाएगा डिस्टेंस का, बाकी सब क्या है, 0 हैं। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m0 L ऊपर जाएगा -1 और K की पावर 1 होगा और T की पावर 0। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या, m0 L -1 K की पावर 1 T0 हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल के आ गया है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए इसको लिखने का एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है, पहले अपन m को लिखेंगे, फिर L को लिखेंगे, फिर T को लिखेंगे, फिर K को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे। इस टाइप से अपना सीक्वेंस से लिखते हैं ताकि हमको आसानी से ये याद करने में कठिनाई ना हो। जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT-2। फोर्स की बात की जाए MLT-2। क्यों हमको याद हो रहा है, क्योंकि हम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे अपन इसको सीक्वेंस से सॉल्व करें ताकि ये हमारे दिमाग में सेव हो जाए। जैसे अगर हम वेलोसिटी का निकाल लिए तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन का आ जाएगा। तो जो T-1 था, T ऊपर फिर एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी देखिए हम सिक्वेंशियल ऑर्डर पे समझते हैं। तो अब बताइए इस बच्चे को समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको सक्सेस मिली इस टॉपिक को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट साइड को। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, जब ऐसा कोई इक्वेशन जो डायमेंशनल फार्मूले को रखने पे फाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे ये क्या है, ये लॉ ऑफ मोशन है। अपने को जब 1D मोशन 2D मोशन पढ़ेंगे उस टाइम पे मोशन के 3 लॉज हमको मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ये है u = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और जो तीसरा लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, v² = u² + 2as। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है किसका, लॉ ऑफ मोशन का। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम डायमेंशनल फार्मूले के हिसाब से लिख दें तो वही क्या हो जाएगा, डायमेंशनल एक्सप्रेशन। जैसे हमने बताया था v का क्या होता है, LT-1, तो हम क्या लिखेंगे, m0 LT-1 = u भी एक वेलोसिटी है तो इसका भी हो जाएगा m0 LT-1 प्लस एक्सीलरेशन का क्या होगा, m0 L
t माइनस टू इंटू टी है तो t का t हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, m0l t माइनस वन प्लस m0l, ये t माइनस टू है, एक प्लस t तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस वन बचेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, डायमेंशनल फार्मूला का एक एक्सप्रेशन है जो इक्वलिटी के साइन से क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये बात होगी अपने डायमेंशनल एक्सप्रेशन की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अभी तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिफाइन किया था, क्लासिफाई किया था। पहला क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्वांटिटी को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया। फिर अपन ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पे अपने हम क्या करें, दो ठो क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई किए। जैसे क्या था अपना फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरी क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसका अपने को कोई खास यूज नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अब हम डायमेंशन के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करें फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वह कितने प्रकार से हो सकती, देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के बेसिस पे करें तो पहला क्या लिख सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, डायमेंशन हो। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो वह एक हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन ना हो, यानी डायमेंशन लेस। फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो या फिर डायमेंशन ना हो। यही होगा, दो तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए डायमेंशन तो हमने दिखा दिया कि स्पीड का है, वेलोसिटी का है, टाइम का है, लेंथ का है, और डायमेंशन लेस कहाँ से आया, आपके मन में ये सवाल होगा। तो हमने स्ट्रेन पढ़ा था, स्ट्रेन क्या होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ और अपान में ओरिजिनल लेंथ। अब आप बताइए, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, अगर ऊपर हम L लिखेंगे और नीचे भी L लिखेंगे तो L से L कट जाएगा, तो क्या इसके पास डायमेंशन है, तो डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है। जिस भी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगी उसके पास डायमेंशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, क्या हो सकती है, डायमेंशन क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखिए डायमेंशन किनके किनके पास हो सकता है। तो डायमेंशन में भी हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी जो वेरी कर सकती है, दूसरी कांस्टेंट होगी यानी इनवेरिएबल होगी। अब डायमेंशन को भी हमने क्लासिफाई कर दिया दो तरीके से, कि ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल हो और दूसरी ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो, जिनका कोई वैल्यू फिक्स्ड, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। और इसी प्रकार से हम डायमेंशन लेस की भी बात करें, अगर हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात करें तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। पहला वेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी, और दूसरी कांस्टेंट या फिर इनवेरिएबल डायमेंशनल क्वांटिटी। तो हम डायमेंशन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो, लाइक एज लेंथ, मीट लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, फोर्स, प्रेशर, ये सब क्या है, डायमेंशन वाली क्वांटिटीज हैं। और दूसरा डायमेंशन लेस की तौर पे करते हैं, जैसे स्ट्रेन हो गया, एंगल हो गया, इनके पास क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता। अब देखिए एंगल एक क्या है, अपना एक्सेप्शनल केस है कि एंगल के केस पे क्या होता है, एंगल के पास यूनिट तो होती है जिसको हम मेजर करते हैं किससे, रेडियन से, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आप याद करिएगा। तो डायमेंशन लेस में क्या हो जाता है, अपना स्ट्रेन हो जाता है, और जो कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 8 जितने भी कांस्टेंट हैं, पाई हो गया, उसका क्या होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो अब देखिएगा अब वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल तो हमारे पास बहुत है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस, ये सब क्या है, वेरिएबल है। स्पीड वेरी भी करती, कोई फिक्स स्पीड किसी की नहीं होती। और कांस्टेंट की अगर हम बात करें जिसके पास डायमेंशन हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
पहला क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसको अपन ग्रेविटी के दौरान, ग्रेविटेशन के दौरान पढ़ेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक आध साल का गैप होता है, बाकी हर एक एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू पूछी जाती है, या फिर इसका डायमेंशन पूछा जाता है, या फिर इसकी यूनिट पूछी जाती है। तो इसकी बात करें हम तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमें एकदम से कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो ये कैपिटल जी हो गया जो कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास क्या होता है, डायमेंशन होता है। दूसरा गैस कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू होती है 0.8.031 इंटू, अब इसकी यूनिट की बात की जाए क्या होगी, जूल पर मोल पर केल्विन। और तीसरा जो अपने पास होता है क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। और एक और बात किया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट, तो जो इस लाइट की स्पीड है वो भी कांस्टेंट होती है, लेकिन उसके पास क्या होता है, डायमेंशन होता है। अब वेरिएबल की बात की जाए जिसके पास डायमेंशन ना हो और डायमेंशन लेस हो और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो टोटल आ जाएंगे हमारा जो रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड पाई, पाई भी एक क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब बात की जाए ऐसे वेरिएबल जिनके पास क्या हो, डायमेंशन ना हो, ऐसे वेरिएबल। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अपने पास एक स्ट्रेन होता है। वेरिएबल की बात करें, यहां पर लिख दे रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, वेरी करता है। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। और बात करें हम शियरिंग स्ट्रेन की तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन वह वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। तो हमने जितने तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते थे हमने बताया। आइए अब एक एक करके इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आपको समझने के लिए। तो पहला डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनके पास डायमेंशन हो। तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, अपना फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन। अब देखिए हैज डायमेंशन, इनके पास डायमेंशन होता है, डज नॉट है फिक्स्ड वैल्यू। अब ये वेरिएबल है, इसका मतलब क्या, उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। इतना तो एक 3-4 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। तो अब दूसरा बात करें डायमेंशन लेस वेरिएबल, ये तो डायमेंशन वाले वेरिएबल हो गए। ये डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात करें तो हैज नो डायमेंशन, इनके पास डायमेंशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इनके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल हैं। अब कौन कौन सा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको अपन म्यू से शो करते हैं। म्यू इज इक्वल टू ऐसे, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी क्या है एक, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं, और वी भी क्या है, एक वेलोसिटी है। तो इन दोनों की क्यों डायमेंशन लेस है ये, क्योंकि स्पीड का भी होता है LT-1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, LT-1। तो LT-1 LT- कट जाएगा, तो इनके पास क्या होगा, ना यूनिट होगी ना डायमेंशन होगा। तो ये क्या हो गया, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता, मैंने ये आपको बता दिया था पहले ही। इसके पास केवल यूनिट होती है, वो क्या होती है, रेडियन। अब चलते हैं आगे और एक एक करके सभी चीज़ों को क्लियर करते हैं। 4 कैटेगराइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में एक और आता है अपना डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन हो। तो हमने बता दिया था कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, ये सब क्या हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, अपना डायमेंशनल कांस्टेंट के। अब चौथी बात की जाए, जो लास्ट हमारा क्लासिफाई किए थे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन होगा ही ना करे। तो वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 और पाई को भी हम शामिल कर लें, तो ये सब क्या हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं। अब कुछ हम क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाल के आपको दिखाते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको सिखाते कैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमने पहले बताया था लेंथ का क्या हो जाएगा, पहले हम लेंथ को निकालेंगे, यानी लेंथ ना लिख के अगर डिस्प्लेसमेंट लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या लिख दें, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, फिर काहे का निकाल दें, एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद अपन किसका निकाल लें, मोमेंटम, मोमेंटम के बाद अपन किसका निकाल लें, फोर्स का निकाल लें, फोर्स के बाद किसका निकाल लें, वर्क डन का निकाल लें। मतलब ये कंपलसरी चीजें हैं जिनको हमको जानना है। अगर इनका हम वैल्यू याद कर लेंगे तो आप फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले तो आप इन्हीं के जरिए क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है तो उसका क्या हो जाएगा, एल। कलर चेंज कर लेते हैं और फिर से लिखते हैं। और वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, एल टी माइनस 1। क्यों होगा, मैंने पहले ही बताया है कि लेंथ अपॉन टाइम होता है, इसलिए एल टी माइनस 1 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, जनरल तरीके से देखा जाए तो वेलोसिटी का क्या है, एल टी माइनस 1 है, और इसमें टाइम से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अब बात करें मोमेंटम, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो एम वी होता है, यानी एम क्या हो गया, मास हो गया, उसको एम से दिखा देंगे। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1। तो अब आप बताइए, तो P को हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम का, एम एल टी माइनस 1। अब फोर्स की बात करें, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को हम m से दिखा दें और एक्सीलरेशन कहाँ पर है अपना, एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिख दें, एल टी माइनस 2। और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख के एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एक एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एम एल, एल एक है एक ये है, तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2। तो यहाँ से आपने क्या देखा होगा कि हम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर पे अगर किसी भी क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, तो अगर हम सीक्वेंस से जा रहे हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं किसी फार्मूले से, तो क्या होता है, अपने को बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वांटिटीज के क्या हो रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख पा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे वर्क डन हो गया, वर्क डन की जगह अगर आप टॉर्क का निकालें, टॉर्क का निकल जाएगा। आप किसी भी क्वांटिटी का निकालें बहुत आसान तरीके से। तो इन सभी को अगर आप याद कर लेते हैं, क्योंकि यही बेस है, इसी बेस का यूज करके अपन किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अपने पास क्या है। अब देखिए ये क्या है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट में। a unit less quantity is, यानी कोई अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तो ऑलवेज अ नंबर, क्या वो ऑलवेज नंबर होगी, मे बी फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, क्या या हो सकता है कि उसके वो फिजिकल कांस्टेंट हो और उसके पास डायमेंशन ना हो, हैज नो डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन नहीं होगा, या फिर ऑल द एबव आर करेक्ट। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। जैसे हम स्ट्रेन की बात कर लें, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, माने हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ तो कट जाएगा, तो इसके पास क्या है, यूनिट नहीं है, तो ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ऑलवेज अ नंबर, क्या वो हमेशा नंबर होगा। और दूसरी बात, मे बी फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, वह क्या हो सकता है, फिजिकल कांस्टेंट हो जिसके पास डायमेंशन ना हो, ये भी पॉसिबल है। हैज नो डायमेंशन, क्या ये कंफर्म है कि जिसके पास यूनिट नहीं होगी तो उसके पास डायमेंशन नहीं होगा। हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि जिस भी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगी तो उसके पास डायमेंशन ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो डायमेंशन निकल के आया है वह यूनिट से ही आया। जैसे हमने क्या देखा कि किलोग्राम यानी मास का m से, लेंथ का l से, माने यूनिट होगी तभी तो उसका निकल पाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या देखने को मिला, जिस भी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं होगी तो उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज नो डायमेंशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन नहीं है। एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता कि होता है कि नहीं होता, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। स्ट्रेन क्या है, इसके पास डायमेंशन होता है, नहीं होता। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके पास डायमेंशन होता है, नहीं होता। डेंसिटी, सोचो डेंसिटी क्या इसके पास डायमेंशन होगा, गौर से सोचो और इसका आंसर अपने मन में दो और देखो कि आपसे ये बन रहा है या नहीं बनता। तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनल क्वांटिटी, ये पूछा है, ये नहीं पूछा डायमेंशन लेस कौन है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो, आपको आंसर क्या करना है, उसी का करना है। तो डेंसिटी देखिएगा क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें तो देखिएगा मास को हम क्या लिख सकते हैं, m से, वॉल्यूम है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों लेंथ हैं तो क्या हो जाएगा L की पावर 3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी को, m L की पावर -3 और t क्या हो जाएगा 0। तो ये तो इसके पास डायमेंशन हुआ, तो इसका मतलब क्या, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने डायमेंशन वाली क्वांटिटी को फाइंड करना था। तो डेंसिटी क्या है अपनी, डायमेंशनल क्वांटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिएगा, इफ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज m1 L की पावर 2 t की पावर -2 देन द फिजिकल क्वांटिटी इज, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप कर पाओ इसका मतलब आपको फिजिक्स अच्छी खासी आ रही है। टॉर्क होगा कि इम्पल्स होगा कि फोर्स होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। तो चलिए एक एक करके हम इन चारों का क्या पहले देखते हैं, चारों का फार्मूला समझते हैं। तो इम्पल्स की हम बात करें तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की बात करें तो क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। और अपन टॉर्क की बात करें, टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क के फार्मूला की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये बताना है ये जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है या इन चारों में से किसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा है। एक बार खुद से ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, अगर आप इसको कर ले रहे हैं इसका मतलब आपको 100% चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आप हमारा सहायता ले सकते हैं। तो देखिएगा हम एक एक कर करते हैं। तो अगर हम इम्पल्स का निकालें यहाँ से, बहुत ही आराम से अपन करेंगे। इम्पल्स का अगर निकालें तो फोर्स का हमने पीछे देखा है mL_t-2 होता है और टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, mL_t⁻⁻1। तो क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इम्पल्स अपना रॉन्ग हो गया। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स का हमने बताया mL_t⁻2, तो ये भी क्या हो गया, अपना रॉन्ग हो गया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो यहाँ पर mL_t⁻2 को L स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, mL, ये ऊपर जाएगा -1 बचेगा और t-2। तो अब आप बताइए क्या ये लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, नहीं। और लास्ट अपने पास क्या बचता है, टॉर्क। तो यही क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। अगर अपने को इसका फार्मूला नहीं भी आता, इन तीनों का आ रहा है तो इनको तीनों को हम सॉल्व करेंगे। जब कोई इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो ये लास्ट जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अब बात करें इसकी तो इसको भी अपन निकाल के देख रहे हैं। तो टार्क इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होगा, mL_t⁻2 और डिस्प्लेसमेंट का 1L हो जाएगा। तो फाइनल जो निकल के आएगा क्या आएगा, mL⁻2 t⁻2। और यही हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। m अब जिसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो mL⁻2 t⁻2। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन को ही आप अच्छे से समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4 क्वांटिटीज़ के आपको डायमेंशनल फार्मूला बता दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। अब ये क्या दे रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका फार्मूला सेम हो। तो आप देखिएगा, अगर हम बात करें किसी लेंथ की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और रेडियस की, डायमीटर की, मतलब जितनी भी सिंगल लेंथ की बात की जाए वो सब क्या होगा, उनका जो यूनिट वो डायमेंशन फार्मूला होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ भी एल लेंथ है तो एल लिखेंगे, डिस्टेंस भी एक लेंथ है तो एल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है तो एल लिखेंगे, रेडियस भी एक लेंथ ही होती है तो उसको भी एल से दिखाएंगे, और डायमीटर भी एक क्या है, लेंथ है, तो उसको भी एल से दिखाएंगे। तो क्या हो गई, ये यूनिट सेम हो गई। वैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन सब की भी क्या होती है, यूनिट भी सेम होती है और लेंथ भी सेम होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका सेम फार्मूला है। तो देखिएगा, हमने बताया था डायमेंशन, एक सेकंड रुकिएगा सर,